गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। मैं विपिन सिंह शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी चित्रकूट में गणित पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं आज कक्षा 10 की गणित अध्याय 3 द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आज इसकी थ्योरी आपको मैं समझाऊंगा और कुछ सवाल भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और इसके दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं। इसका व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। इसके दो शून्यक होते हैं। यदि आपको एक शून्यक दे दिया जाए और उस दूसरे शून्यक अगर वो दिए गए शून्यक के बारे में आपसे जांच करवाने के लिए कहा जाए कि बताइए कि दिया गया शून्यक द्विघात समीकरण का शून्यक है या नहीं है, मूल है या नहीं, तो आप यहाँ ऐसा करते हैं कि उस शून्यक को लेकर उस पूरे समीकरण में रख देते हैं और उस पूरे समीकरण में रखने के बाद अगर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए तो वह उस समीकरण को मान लीजिए x² + 5x + 6 ये आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया जाए और इस समीकरण को कह दिया जाए कि इस समीकरण के मूल या शून्य मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से, तो हम इसको मध्य पद तोड़ के आसानी से हल कर लेते हैं। x² + 3x + 2x + 6 = 0। x² यहाँ से कॉमन लेते हैं समूहन विधि से, x + 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है x + 3 = 0। उसके बाद x + 2 आ जाएगा, x + 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। x + 2 जब लेते हैं, x + 3 को पक्षांतर करते हैं तो 0 हो जाता है। x बराबर आ जाता है -2 और x + 3 जब लेते हैं और x + 2 को पक्षांतर करते हैं तो x बराबर -3 आ जाता है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि जैसा समीकरण होता है घात के आधार पर उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। अर्थात ये दो द्विघात समीकरण था, इसलिए इसके दो मूल हुए हैं। एक x बराबर -2 हुआ है, एक x बराबर -3 हुआ है। आगे चलते हैं द्विघात समीकरण के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। द्विघात समीकरण में यदि आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, व्युत्क्रम होता क्या है, b = b² - 4ac होता है। यहाँ d की वैल्यू अगर d बड़ा है 0 से, अर्थात कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके जो मूल होते हैं वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं। अर्थात अगर वेक्टर d निकाल लिया जाए तो उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x² + 4x + 2 ये आपको एक समीकरण दे दिया जाए +4, ये एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है और इस द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति के बारे में अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले इसकी द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना कराते हैं, अर्थात ax² + bx + c से तुलना कराते हैं। तुलना कराने के बाद a b c जो कांस्टेंट राशियां हैं उनके मान निकाल लेते हैं। a = 1, b = 4 और c = 4। उसके बाद हम व्युत्क्रम d का फार्मूला लगाते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। d व्युत्क्रम को प्रदर्शित करता है b4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 c का मान 4, ये हो गया 4 + 16 -16 = 0। यदि व्युत्क्रम d का मान 0 के बराबर आ जाए, व्युत्क्रम d का मान 0 के बराबर हो तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक परिमेय और समान होती है। यदि व्युत्क्रम d का मान 0 हो तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक परिमेय और समान होती है। इसी प्रकार यदि व्युत्क्रम d का मान 0 से छोटा हो, यदि व्युत्क्रम d का मान 0 से छोटा हो तो दिए गए
डी का मान कोई धनात्मक संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या न हो। पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो उसके मूलों की प्रकृति जो होती है वास्तविक अपरिमेय और असमान होती है। वास्तविक पर अपरिमेय और असमान। व्यक्तिगत डी के सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी कुल चार कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है यदि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति व्यक्तिगत डी का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, शून्य से बड़ा हो, व्यक्तिगत डी का मान शून्य से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग संख्या हो तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो वास्तविक परिमेय और असमान होती है। दूसरी कंडीशन होती है यदि व्यक्तिगत डी का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो यदि व्यक्तिगत डी का मान कोई धनात्मक संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या न हो। धनात्मक संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या न हो तब मूलों की प्रकृति या व्यक्तिगत डी का मान मूलों की प्रकृति वास्तविक असमान और अपरिमेय होते हैं। यदि व्यक्तिगत डी का मान ऋणात्मक हो अर्थात शून्य से छोटे हैं, व्यक्तिगत डी का मान शून्य से छोटा हो तो इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। और यदि व्यक्तिगत डी का मान शून्य के बराबर हो तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक परिमेय और समान होगी। उसके बाद हम आपको बताते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। यदि कोई दिया गया समीकरण है और उस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बना गुणनखंड कर रहे हैं या समीकरण हल कर रहे हैं, इसके बाद हमारा जो तीसरा विधि आती है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए वो होती है x बराबर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अंडर रूट यानी x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 बराबर 0। यदि ये ऐसा एक समीकरण मान लीजिए है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 बराबर 0, इसको आपको हल करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि इसकी पहले आप मान रूप अर्थात दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करवाते हैं और इसमें abc के मान निकाल लेते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करवाते हैं। यहाँ a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा 18 और c इक्वल टू आ जाएगा 81। उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले पे रख देते हैं और इससे x के आपके दो मान निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे x इक्वल टू आ जाएगा b माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का मान है 81 अपॉन 2a। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस 18 का हो जाएगा 324 माइनस 324 बटे 2a का मान आ जाएगा आपका 1। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस ये आ जाएगा 0 324 माइनस 324 0 अपॉन 2a का मतलब 2 into 1। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे x इक्वल टू 9 अर्थात इसके जो दोनों मान आएंगे वो माइनस के 9 और माइनस का 9 आएगा। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना या पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। आप मान लीजिए x पावर 4 प्लस 4 ऐसा समीकरण दे दिया जाए x पावर 4 प्लस 4 और इसको आपको बराबर 0, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना और पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण को हल करना है। सबसे पहले हम करते क्या है, इसके पहले पद को स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, अनुचतुर्घाती के रूप में, चार घात के रूप में है x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये
ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम इसका 2a का वापस निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2a, 2a का मान x स्क्वायर, b का मान 2। ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात इतना हमने जोड़ा इस समीकरण में, तो इतना ही घटा देंगे यानी 4x स्क्वायर घटा देंगे बराबर 0। ये हो गया। ये आपका फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये जोड़ा हुआ है ऐसे जब घटे रखा रहेगा और बराबर 0। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आ जाएगा। उसके बाद ये आपका फिर से फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारा संज्ञाएं लग रही हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं इसमें आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b बराबर 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद इन दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण को पक्षांतर करेंगे और उस समीकरण को पक्षांतर करने के बाद जो एक समीकरण मिलेगा उस समीकरण को पुनः आप द्विघात समीकरण से यानी श्रीधराचार्य सूत्र से आप हल कर लेंगे। इसमें x के मान आएंगे और इससे 2x के मान आएंगे अर्थात हमारा जो समीकरण था वो चतुष्घाती समीकरण था। अतः 4 मान 2 मान यहाँ से आ जाएंगे, 2 मान यहाँ से आ जाएंगे, हल हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के कुछ और एग्जाम्पल। यदि द्विघात समीकरण में कोई एक मूल ज्ञात हो, यदि द्विघात समीकरण में एक मूल ज्ञात हो और कोई अज्ञात राशि दी गई हो और उस अज्ञात राशि का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस px, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है वो एक मूल मान लीजिए अल्फा है बराबर 2 दिया गया है, तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। जरा समझिएगा, इसका एक मूल अल्फा बराबर 2 दिया है, तो इस समीकरण का एक मूल अल्फा इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण को ये अल्फा बराबर 2 संतुष्ट करेगा। अर्थात इस समीकरण में हम 2 रखें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। जरा समझिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 2p माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया, ये इससे माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो ये 4 प्लस 2p इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2p इक्वल टू माइनस का 4, तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 अपान 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। p का मान माइनस 2 आ गया। जरा एक बार फिर से समझेंगे, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 था, इसका एक मूल अल्फा था, इसमें अज्ञात राशि एक है जो p है। x स्क्वायर इसमें चर राशियों का उपयोग किया गया है, लेकिन 2 इंटू 2 का स्क्वायर अल्फा का मान 2 अर्थात x का मान यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 हो गया। ये 2 का p में गुणा होगा, 2p हो गया, माइनस का 4 ऑलरेडी पहले से लिखा था बराबर 0 हो गया। ये माइनस का 4 प्लस का 8 ये हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, 2p ये रखा हुआ 0 के बराबर हो गया। 2p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, प्लस का था इसलिए माइनस का हुआ है, पक्षांतर होने पर माइनस का 4, p इक्वल टू आ गया माइनस 4 अपान 2, तो p इक्वल टू माइनस 2।
p का जो मान आया है -2 के बराबर आ गया, अर्थात p का मान -2 के बराबर हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे और समझिएगा, 14x² - x - 3, 14x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको डायरेक्टली कह रहा है कि आप इसके मूल ज्ञात कीजिए। 14x² - x - 3 का एक मूल होगा, एक मूल या दोनों मूल आपको निकाल सकते हैं। तो 14x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0 है। उसकी सहायता से हम आप बिल्कुल आसान सा विधि अपनाते हैं, क्योंकि इसमें विधि डिफाइन नहीं की गई, किस विधि से आप हल करिए तो कोई भी विधि अपना सकते हैं आप। मान लीजिए आप हम मध्य पद तोड़ के ही गुणनखंड की सहायता से ही हल कर देते हैं समीकरण के और मूल निकाल लेते हैं। 14x² माइनस का 7x माइनस का 6x प्लस 6x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा, यहां से कॉमन लेंगे 7x और ये हो जाएगा 2x माइनस 1, यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 और 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हम करते क्या हैं, पहले इसको लेते हैं, पिछला वाले को पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि दोनों इनटू में हैं। 2x माइनस 1 और 7x प्लस 3 ये दोनों आपस में इनटू में हैं, तो 7x प्लस 3 को पक्षांतर कर देते हैं तो वो हो जाता है 0 के बराबर। और ये होता हमारा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये 2x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। 2 गुणे में था, पक्षांतर करने में बटे में चला गया। उसके बाद हम दूसरे पद को लेते हैं, अर्थात 7x प्लस 3 को लेते हैं और 2x माइनस 1 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 बटे में चला गया, वो 0 हो गया। 7x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3/7। ये दोनों बाहर निकलकर आ जाएंगे, एक x इक्वल टू माइनस 3/7, एक x इक्वल टू 1/2। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है 3y² प्लस 2ky माइनस 3। अगला एग्जांपल है 3y² प्लस 2k, 3y² प्लस 2k y प्लस 3y² प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0 में एक मूल दिया गया है, -1/2, यानी अल्फा इक्वल टू दिया गया है -1/2। तो आप k का मान याद कीजिए। सबसे पहले हमने आपको इससे पहले एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसका एक मूल दिया गया है, तो जो मूल दिया होता है वो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात इस द्विघात समीकरण में इस अल्फा का मान अगर रख दिया जाए तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कांस्टेंट राशि k दी गई है, इसलिए कि जो भी हमारा रैखिक समीकरण मिलेगा वो k के पदों में मिलेगा। जरा देखते हैं, 3 गुणे -1/2, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2k गुणे y का मान आ जाएगा -1/2, क्योंकि एक मूल दिया है, -3 इसको 0। ये हो जाएगा 3 गुणे माइनस का भी प्लस हो जाएगा, चिन्हों का गुणा माइनस का प्लस, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस 2 इंटू k -1/2 -3 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4 माइनस का k माइनस का 3 बराबर 0। ऐसा करते हैं कि k को उस पक्ष में ले जाते हैं, बाकी संख्या को इसी पक्ष में रखते हैं। 3/4 माइनस 3/1 बराबर k, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो बचेगा k, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे
ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, 3 चौक 12 माइनस का 12 बराबर के, ये बचेगा k इक्वल टू माइनस का 9/4, k का जो मान आ जाएगा माइनस का 9/4 आ जाएगा। फिर से एक बार समझेंगे, 3y² प्लस 2ky माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें एक मूल माइनस 1/2 दिया गया था। हम क्या करेंगे, तुरंत y का जो मान दिया गया माइनस 1/2 दिया गया है, 3 × माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2k, y का मान माइनस 1/2 रखेंगे क्योंकि एक मूल दिया गया है, -3 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप गलत न करिएगा, यहाँ एलसीएम लेकर ही हल करिएगा। यहाँ 3 चौक 12 जिसके नीचे बटा नहीं है, हमने 1 का लगा लिया, 1 4 का एलसीएम 4, 4 3 12, 12 से यानी माइनस का है और ये 3 प्लस का है, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, इसलिए 3 से 12 से 3 घटा है तो माइनस का 9 आया है और बटे में जो लिखा है वो 4 आ गया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे है। यदि समीकरण x² माइनस 3mx, x² लिखा है x² माइनस का 3m, x² माइनस का 3mx mx प्लस का 9n इक्वल टू 0। x² माइनस 3mx प्लस 9n इक्वल टू 0 के दो मूल 6 और 12 हैं, तो m और n के मान क्या होंगे? ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, हम आपको फिर इसमें आप भी बता दें। एक मूल अर्थात अल्फा इक्वल टू 6 और बीटा इक्वल टू 12 दिया गया है। कह रहा है, फिर से सुनिए जरा, यदि समीकरण x² माइनस 3mx प्लस 9n बराबर 0 के दो मूल अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर 12 हो तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले आप 6 रखेंगे तो एक आपको समीकरण मिलेगा m के पदों में, फिर आप 12 रखेंगे तो भी आपको मिलेगा एक बहुपद मिलेगा m और n के पदों में। यहाँ पर x रखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे m गुणे 6 प्लस 9n इक्वल टू 0। इसका हो गया 36, ये हो गया 36 18 m प्लस 9n इक्वल टू 0। यहां से पूरे समीकरण से जो आपको समीकरण मिला है 36 माइनस 18m प्लस 9n इक्वल टू 0, पूरे समीकरण से जो कॉमन है वो 9 है। कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 चौको 36, 4 बचा, 9 दूनी 18, 2m बचा प्लस n बचा इक्वल टू 0। 9 को पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका समीकरण जो सही ढंग का मिलेगा n माइनस 2m प्लस 4, और 9 को पक्षांतर कर दिए तो बटे में चला गया तो उसका मान 0 हो गया। क्या मिला? n माइनस 2m प्लस 4। इस इक्वेशन को समीकरण 1 कह दीजिए। उसके बाद आप इसी समीकरण में बीटा बराबर रख दीजिए, x² समीकरण क्या है, x² माइनस 3mx प्लस 9n इक्वल टू 0। तो यहाँ बीटा बराबर जो आया है 12 आया, तो 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू m इंटू 12 प्लस 9n इक्वल टू 0। x² माइनस 3mx प्लस 9n इक्वल टू 0। अल्फा बराबर 6 था, इक्वेशन ये मिल गया। फिर बीटा बराबर 12 है, आप रखिए और इसको भी निकालिए। 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 12 36, ये हो जाएगा आपका प्लस 9n इक्वल टू 0। आप इससे से पूरे n कॉमन ले 9 कॉमन लीजिए। जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 9 कॉमन लेने के बाद आएगा आपका ब्रैकेट में 16 माइनस 4m प्लस n बराबर 0। 16 नहीं 44, 9 चौको 36 और 9
बाहर हुआ तो n बचा केवल। इसको 9 को भी पक्षांतर करेंगे, 16 माइनस 4m प्लस का n बराबर 0। 9 को पक्षांतर कर चुके हैं। सही ढंग से आप इस समीकरण को भी लिख लीजिए, यानी मानक रूप पे लिख लीजिए इसको। तो ये आ जाएगा आपका n माइनस 4m प्लस 16 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को समीकरण 2 कहेंगे। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका। पहले और दूसरे इक्वेशन की सहायता से हमें m और n के मान निकालने हैं। आप देख सकते हैं दो चरराशि वाला समीकरण ये भी है m और n के पदों में, और ये भी है 2 और m n के पदों में। अगर आपको ज्ञात हो, नहीं भी ज्ञात तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे इक्वेशन को हम विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या उपज-जोड़-खंड विधि से हल कर सकते हैं। इस समीकरण में हम टाइम का लॉस करते हुए हम सीधे विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ भी n का गुणांक बराबर है, यहाँ भी n का गुणांक बराबर है, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर जस्ट इसी के नीचे समीकरण 1 को भी लिख देते हैं। माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए नीचे वाला अगर एक प्लस है तो माइनस। ये हम आपको बता रहे थे n माइनस 4m प्लस 16 इक्वल टू 0। समीकरण 2 था। विलोपन विधि के इस्तेमाल से n माइनस 2m प्लस 4, ये समीकरण आपका 1 है। समीकरण 1 n माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समीकरण सब 1 में अगर 2 को घटाया जाए, 1 में 2 को घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को 1 में घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात जितना आंसर है वही आना है। समीकरण 1 घटाने में समय चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखिएगा। ये प्लस का m था, माइनस का हो गया, माइनस का 2m था, प्लस का हो गया, प्लस का 4 था, माइनस का हो गया इक्वल टू 0। सदैव नीचे लिखी गई राशियों के चिन्ह विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। ये इसके ऊपर वाली जो संख्या लिखी है उनसे हमसे कोई चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता। ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 4m और प्लस का 2m, अब ये प्लस का 2m हो चुका है तो माइनस का आपका आ जाएगा, माइनस होने पर 2m, और ये इससे माइनस हो जाएगा तो प्लस का आपका आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। आप ऐसा करिए 2m माइनस का इसी को पक्षांतर कर दीजिए तो 12 इक्वल टू आ जाएगा 2m, m 2 को पक्षांतर ले आइए तो बटे में आ जाएगा, और m ये आ जाएगा m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद m इक्वल टू 6 समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए तो यहां से n का मान आ जाएगा। जरा समझिएगा थोड़ा सा। n माइनस 4m हम समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, m इक्वल टू 6 प्लस 16 इक्वल टू 0। n वैल्यू दी है माइनस 4 इंटू 6 प्लस 16 बराबर 0। ये आ जाएगा n माइनस 24 प्लस 16 बराबर 0। तो n और ये से घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 8 यानी माइनस 8 आ जाएगा बराबर 0। तो n बराबर माइनस का 8 है तो प्लस का 8 आ जाएगा। ये m का मान 6 आया और n का मान 8 आ गया, 8 आ गया। अब हम आपसे ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया हुआ द्विघात समीकरण का ये चैप्टर अर्थात कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे यही कहेंगे कि जितने भी हमने आपको बताया है द्विघात समीकरण की तुलना कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप हल करेंगे घर में, और इसके कुछ एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से घर में हल करेंगे। धन्यवाद।